नमस्ते, मैं किरण कुमारी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक। ये टॉपिक लेंगे हम यूनिट नंबर 5 से और ये यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वेन्स ब्रिज। काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि वेन्स ब्रिज से कौन सा पैरामीटर निकाला जाता है। तो क्या निकाला जाता है, वेन्स ब्रिज से फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है, या काफ़ी बार ये पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज में लिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, वेन्स ब्रिज यूज लिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इस यूनिट से क्वेश्चन कि कौन से ब्रिज से हम किस चीज़ की वैल्यू को निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इसके लिए क्या हो गया, इसका सर्किट डायग्राम। इसका ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो अब सर्किट डायग्राम में ये क्या हो गया, Z1, ये क्या हो गया Z1, जो कि क्या है R1 और C1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये क्या है Z2, जो कि क्या है R2 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी सीरीज में R2 और C2 कनेक्टेड है। और Z4 में हमने क्या किया, केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। Z3 में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। तो यहाँ से हम Z1 की वैल्यू निकालते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 में क्या है R1 और C1 क्या है पैरेलल में। तो C1 को हम हमेशा C को कैसे लिखते हैं, 1/j⍵C। तो ये क्या हो गया R1 और 1/j⍵C का क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या लगते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो R1 मल्टीप्लाई बाई 1/j⍵C और नीचे क्या कर देते हैं, दोनों का एडिशन। तो यहाँ नीचे हमने क्या ले लिया, इसका LCM ले लिया 1/j⍵C। तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये इस तरीके से हो गया और j⍵C1 से j⍵C1 कट गया। तो फाइनली Z1 की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम Z2 निकालते हैं। Z2 देखो क्या है, Z2 में क्या है C2 और R2 दोनों क्या है सीरीज में है। सीरीज में क्या हो जाता है, नॉर्मली ऐड हो जाते हैं। तो ऐड किसको करेंगे, R2 को, और C2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/j⍵C2। तो R2 प्लस 1/j⍵C2। तो यहाँ से ये क्या हो गया Z2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, j⍵C का क्या ले लिया, LCM। तो यहाँ से LCM लेने के बाद में Z2 की फाइनल वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और Z3 में हमने क्या किया, एक केवल रेजिस्टेंस ही कनेक्ट किया है। देखो Z3 में क्या है, केवल एक रेजिस्टेंस है। तो Z3 इज इक्वल टू क्या हो गया, Z3 इज इक्वल टू R3। और इसी तरीके से हमने Z4 में भी क्या किया, देखो Z4 में क्या है, केवल रेजिस्टेंस R4 है। तो Z4 इज इक्वल टू क्या हो गया, R4। अब हमको पता है ब्रिज को बैलेंस करने की जो कंडीशन है वो क्या है, बैलेंसिंग ब्रिज कंडीशन से। बैलेंसिंग ब्रिज कंडीशन क्या है, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। अब इस इक्वेशन में अंदर हम ये सारी Z1 Z2 और Z3 Z4 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला ये बना। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। R4 को ऊपर है तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर R3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। अभी इसको क्या कर देंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर ऊपर चला गया और ये वाला इस साइड में आ गया। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। j⍵C1 R1 को मल्टीप्लाई किया j⍵C2 R2 से, तो क्या हो गया, j इंटू जे स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, C1 C2 R1 R2, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, j⍵C1 R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 1 से। तो एज इट इज आ गया, प्लस अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो j⍵C2 R2 एज इट इज हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, और ये होल पूरा किससे मल्टीप्लाई, R3 से। तो वापस से हमने क्या लिख दिया, R3। ठीक, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन को हमने अब हम R3 नेक्स्ट में क्या करेंगे, R3 को पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन हो गया, हर टर्म के साथ में R3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये j⍵ मल्टीप्लाई में इधर उधर करोगे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो j⍵ को मैंने आगे लिख दिया, तो ये मैंने इसको वापस से इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज़, j⍵ वाले, अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है, आयोटा या जे मल्टीप्लाई बाय जे करते हो, यानी जे स्क्वायर करते हो, तो क्या होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस का। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा यानी जे इंटू जे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, -1। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जे स्क्वायर। तो जे स्क्वायर क्या हो गया, जे इंटू जे मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, -1 होता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1।
सॉरी माइनस, तो मैंने यहाँ पे -1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसलिए आपको ये समझ में आया कि माइनस साइन क्यों आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में ही क्या है, जे ओमेगा कॉमन है, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म में जे ओमेगा कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये क्या है, रियल टर्म है, जहाँ पे जे ओमेगा है, जे वाली टर्म है वो तो क्या इमेजिनरी, जिनके साथ में जे नहीं है वो क्या हो गई रियल। अब देखो इस वाली टर्म में भी जे नहीं है और इसमें भी जे नहीं है, तो ये दोनों क्या है रियल, तो मैंने इनको आगे करके एक साथ में लिख दिया। और ये क्या है, इसमें जे ओमेगा है इसलिए ये इमेजिनरी, और इसमें भी जे है तो ये भी क्या हो गई इमेजिनरी। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट की हमारे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और वो देखो कहाँ पे इमेजिनरी वाले में है क्या, इसमें इमेजिनरी वाले में तो दोनों में होंगी तो आपस में कट जाएगी, इसमें क्या है केवल एक में ही है रियल वाले में। तो यहाँ से ओमेगा है, तो ओमेगा क्या होता है हमको पता, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf। तो यहाँ से हम एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम रियल पार्ट को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो इस साइड में तो कोई रियल पार्ट है ही नहीं, तो क्या हो गया रियल पार्ट 0, और ये बीच में इक्वल है तो इक्वल आ गया, ठीक है। और इस साइड में रियल पार्ट क्या ये वाला, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ठीक है, अब देखो इस साइड में क्या है R3 दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैंने R3 क्या ले दिया, एक बार पहले मैंने इसको क्या कर दिया, इसको इस साइड में लिख दिया, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें क्या है, R3 क्या आ रहा है कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो फाइनल एक्सप्रेशन ही हो गया। R3 इधर डिवाइड में 0 में जाएगा तो कोई वापस क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया। अब मैंने इस वाले टर्म को क्या कर दिया, ये माइनस में तो इधर ट्रांसफर किया, तो ये क्या प्लस में हो गई, तो ये वाला हो गया। यहाँ से हमको क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ओमेगा को स्क्वायर को इधर रखा, बाकी सम को मैंने इधर डाल दिया, तो ये क्या हो गया 1/c1 c2 r1 r2। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। अभी मैंने स्क्वायर को इस साइड से हटाया है, ये स्क्वायर को इस साइड में भेजा, तो इस साइड में स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो ये हो गया। अब मैंने ओमेगा की जगह क्या रख दिया, ओमेगा की जगह रख दिया मैंने 2πf, तो ओमेगा की जगह रख दिया 2πf। तो f निकालना है तो 2π को क्या कर देंगे इधर नीचे भेज देंगे, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/2π अंडर रूट ऑफ c1 c2 r1 r2। तो ये हमारा वेन्स ब्रिज से फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकल गया। अब इसके अंदर भी थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या, अगर हम क्या करते हैं R1 और R2 की वैल्यू को क्या रखते हैं इक्वल टू R, और C1 और C2 की वैल्यू को रखते हैं इक्वल टू C, तो नया एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। C1 की जगह और C2 की जगह हमने क्या रख दिया CC, और R1 और R2 की जगह हमने क्या रख दिया RR। तो R और R मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया R स्क्वायर, और C और C मल्टीप्लाई क्या हो गया C स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट और अंदर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया C स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो इससे क्या बन जाएगा C, और R स्क्वायर को अंडर से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा R। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F बराबर क्या बन गया 1/2π × RC। तो ये आज हमने वेन्स ब्रिज के बारे में पढ़ा।